Dear students of class 8 and other viewers, greet all of you with Assalamu alaikum wa rahmatullah. Time to read a chapter from history class 8th, which goes by the name of Making of Indian National Movement from 1870 to 1947. The chapter being very elaborative, being very exhaustive, I must say that this would be covered in 2 or 3 video lessons. Coming down to our topic. तो इसको समझने से पहले we would like to discuss it under the heading. हम इसको break down करेंगे इस lesson को. इसमें फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को हमें पहले इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत जरूरी है कि हम इससे पहले पढ़े कि नेशनल मूवमेंट हमारी उभर कर कैसे आई फ्रॉम 1870 to 1947. इससे पहले बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है कि हम समझे इंडियन नेशनलिज्म की बुनियाद कैसे पड़ी. नेशनलिज्म मैं बताना चाहूंगा, नेशनलिज्म के माने हैं इट इज अ ग्रेटर कंसर्न फॉर द इंटरेस्ट ऑफ वन्स ओन नेशन. अपने कौम के भलाई के मुतालिक सोचना. इंडिया एज ए नेशन, हमारा मुल्क वैसे थी नेशन कब एकजुट हुआ, और इंडियन नेशनलिज्म के मतलब है इंडिया एज अवर नेशन. हिंदुस्तान वैसे थी हमारा कौम, हम इसकी भलाई के मुतालिक कैसे सोचे, इसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कौन सी चीज करें, इसकी इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को बनाए रखने के लिए हम क्या चहल पहल कर सके, और हमारे फोर फादर्स ने क्या किया अंग्रेजों को भगाने के लिए. इंडियन नेशनलिज्म जब उनमें पैदा हुआ तो मैं कहना चाहूंगा फर्स्ट जो ब्रिटिशर्स थी, द प्राइमरी एम ऑफ द ब्रिटिशर्स was to promote and expand the interests of Britain in India. जो पहला जो मकसद रहा है ब्रिटिशर्स का वो ये रहा है कि वो ब्रिटेन के वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट्स को कैसे प्रमोट करे, कैसे इनको बढ़ा सके एट द कॉस्ट ऑफ इंडियंस. हमारे मुल्क पर कैसे वो उसको लूट पुट करके अपने मुल्क को बढ़ाए. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाई पॉलिसियां इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर. तो उन्होंने हर किसी शोबे में पॉलिसियां बनाई, रिप्रेसिव पॉलिसियां बनाई, पॉलिटिक्स में बनाई, इकोनॉमिक स्फीयर में बनाई, सोशल स्फीयर में बनाई. तो उससे जाकर क्या हुआ, जो उन्होंने रिप्रेसिव पॉलिसी बनाई that finally bore a bitter fruit for them. उसमें एक फल फिर निकला. तो हम इंडिया में पैदा हुआ क्या, बर्थ ऑफ ब्रिटिश डिस्कंटेंट उससे हुई, जो हम पढ़ेंगे अभी कैसे ही. बर्थ ऑफ डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, उससे ब्रिटिश के खिलाफ एक नाराजगी और नफरत धीरे धीरे पैदा हो गई, और बिला आखिर क्या बना, पैन, और हुई बर्थ ऑफ पैन इंडियन नेशनलिज्म, जिसको हम ऑल इंडियन नेशनलिज्म भी कह सकते हैं. पूरे कौम में कौमियत पैदा हुई. देखिए कैसे पैदा हुई. फॉर द फर्स्ट 100 years, पहले 100 साल की अगर हम बात करेंगे जल्दी से, तो जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश प्लंडर्ड एवरी रिसोर्स ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान के हर किसी रिसोर्स को ब्रिटिश ने लूटा. उससे जाकर क्या हुआ, पहले इमीडिएट रिजल्ट हुआ था उससे फेमाइन्स आ गई. तो फेमाइन्स जो थे देवर नॉट न्यू टू इंडिया. फेमाइन्स इंडिया में नए नहीं थे, कहत जिसको कहते हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड जिसको हम आप कहते हो फेमाइन को, बट दे वर नेचुरल कैलेमिटीज, वो कुदरती आपत्ति थे. बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल के दौरान जो फेमाइन्स थे दे वर मैन मेड, दे वर ब्रिटिश मेड. वो ब्रिटिश की बनाई हुई थी. जो फेमाइन्स ब्रिटिश रूल में इंडिया में आए थे दे वर ब्रिटिश मेड. ठीक है, तो समझिए कि कैसे वो ब्रिटिश मेड थे. एक मिनट. Because of the exploitative policies of British, जो exploitative policies ब्रिटिश ने बनाई थी, exploitative policies जिसको हम कहेंगे, exploitative policies मिसाल के तौर पर कौन सी exploitative policies, new system, new land revenue system उन्होंने लाया. ये एक पॉलिसी उनकी रही. समझने की कोशिश करेंगे. ड्रेन ऑफ वेल्थ ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने किया. ये हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी. और जो उन्होंने तीसरी बात जो उन्होंने की, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने किया. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने की यहाँ पर. और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बाद और एक चीज जो उन्होंने की उसको कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने की. न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जैसे आपने पढ़ा है परमानेंट सेटलमेंट या रयोत्री सिस्टम,
उसमें क्या किया गया, जो जमींदार थे दे वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड, और लैंड जो लैंड थी वो एक एक्सचेंजेबल कमोडिटी बन गई। जो पीजेंट्स थे उनको देवर हैवीली टैक्सड, उनसे ज्यादा टैक्स लिया गया, रेवेन्यू टैक्स, माली उनसे ज्यादा लिया गया। तो और दूसरी बात ये थी, जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी हमारी थी, ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जो रस्मी तौर जो यहाँ पर जागीरदार थे उनको डिस्प्लेस किया गया। ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को, ग्रेटर लैंडलॉर्ड्स को जमीन का मालिक बना गया, और जो उनकी मर्जी थी वो अपनी जमीन पर उगा सकते थे, जिसको चाहे अपनी जमीन दे सकते थे कल्टीवेशन के लिए, और जो उनको चाहते थे वो फसल उस पर उगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके साथ पढ़ेंगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बाद। ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर थी ये एक जिंदगी, दिस वाज द वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, दिस वाज मोर डन ऑन फॉर सस्टेनेंस। यहाँ जो एग्रीकल्चर उन दिनों चल रहा था वो जिंदा रहने के लिए किया जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको तिजारत की नजर से देखा। उन्होंने कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर क्योंकि उन्होंने वो क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जो वो एक्सपोर्ट कर सकते थे इंटरनेशनल मार्केट में, और जिनका स्कोप था इन इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए। कमर्शियलाइजेशन उन्होंने क्या की, उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स उगाए, कॉटन उन्होंने यहाँ पर ज्यादा उगाया, जूट यहाँ पर उन्होंने ज्यादा उगाया, टबैको इन्होंने यहाँ पर ज्यादा उगाया, इंडिगो उन्होंने यहाँ पर ज्यादा उगाया, रबर उन्होंने यहाँ ज्यादा जमीन पर उगाया, और शुगर केन भी उगाया, और कुछ बिवरेजेस उन्होंने उगाई जैसे टी एंड कॉफी की हम बात करेंगे, एट द कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। वो जो उन्होंने फूड ग्रेन्स जहां पर उगाने थे उन्होंने ये सारे उगाए ताकि उनका मार्केट जो था वो एक्सपोर्ट कर सकते थे और अपने कुछ चीजें अपने इंडस्ट्रीज को फीड करते थे। तो ये भी एक वजह बनी फेमाइन का, और फेमाइन का वो इन सभी चीज पे क्या असर हुआ, एक डिस्कंटेंट ऑफ ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश के तई नाराजगी वो जो थी वो घनी होती गई और वो गहरी होती गई, और बिला आखिर इंडिया में नेशनलिज्म पैदा हो गया। तो और क्या किया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दादा भाई नेहरू ने जिसकी पहली बात की थी, जो दादा भाई नेहरू ने लिखी है, एक पेपर भी लिखा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, और एक किताब भी लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो कहते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के रिसोर्स को ब्रिटिशर्स ने लूटा, पहले इसी ने इसको हाईलाइट किया था, कैसे यहाँ की फौज जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर फौज थी, कैसे वो तमाम फौज की तनख्वाह ब्रिटेन अपने एक्सचेकर से नहीं देती थी, वो ब्रिटिशर्स के खजाने से नहीं आता था, वो हिंदुस्तानी के लोगों के खून पसीने से आता था उनकी तनख्वाह, इनके गवर्नर जनरल्स की तनख्वाह इनके खून पसीने से आती थी, ठीक है। और जो यहाँ पर जो तनख्वाह लेते थे उनमें क्या अकाउंट रेमिटेंसेस जो थी वो क्या करते थे, उनका वो पैसा जाकर वो ब्रिटेन में खर्चते थे, यहाँ पर खर्चते नहीं थे ताकि एक इकोनॉमिक इनफ्लो हो जाए। और जो इमिग्रेंट्स की बात है, इमिग्रेंट्स हम उसको कहते हैं जो कि दूसरे मुल्क से यहाँ बसने के लिए आए परमानेंटली। यहाँ पर कोई इमिग्रेंट नहीं आ पा रहा था क्योंकि ये गुलाम मुल्क था, ताकि यहाँ पर वो कुछ काम कर सके, कुछ ताकि यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हो जाए, तो ये सब वो नहीं कर पाते थे। इसी तरह डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी हुई, यहाँ पर जो छोटे छोटे कारखाने थे उनको एक्सपोज किया गया, कंपटीशन ब्रिटिश ने उनको डाला अपने मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रीज से, जो उनके पास कम्पिटिटिव एज थी, यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाता था। अगर यहाँ कोई आर्टिस्ट यहाँ कोई चीज बेचना चाहता था तो उसके लिए टैक्स पड़ती थी, जो वहां से आता था ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चर करते थे उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो और एक बात जो यहाँ पर जो मुगल्स जो किंग्स थे जिनको इन क्राफ्ट से मोहब्बत थी, उसको धीरे धीरे उनको डिस्प्लेस किया गया, तो उसका नतीजा आ गया फेमाइन जो ब्रिटिश मेड थे इंडिया में। एक फेमाइन है जिसको हम कहते हैं ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल, जिसको हम कहते हैं ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल की अगर हम बात करेंगे, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल की अगर हम बात करेंगे जो कि 1770 में आया है, कहा जाता है उसमें 10 मिलियन पीपल पेरिशड, 10 मिलियन पीपल डाइड, 10 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूख की वजह से, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूख की वजह से, क्योंकि जमींदार काश्तकार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस पर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रॉप्स उगाते थे जो कि कैश क्रॉप्स थे, फूड ग्रेन्स नहीं थे। तो बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एंड फेमाइन ट्रिगर्ड एपिडेमिक जो हुआ वहां पर,
फेमाइन ट्रिगर्ड एपिडेमिक हम लिखेंगे, जो इस कहत साली से, इस भूख से जो एपिडेमिक वहां पर पैदा हुआ, कॉलरा लोगों को हुआ, मलेरिया हुआ, भूख से बहुत सारी बीमारी जब वो कमजोर पड़ गई तो उसमें 10 मिलियन पीपल मर गए, जिसके माने है 100 लाख, जिसके माने है 1 करोड़ पीपल जो है वो पेरिश हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे जो लोग थे उनमें ब्रिटिश डिस्कंटेंट पैदा हुई, उनमें एक नेशनलिज्म जो था वो धीरे धीरे शेप लाने लगा। तो इसके अगर हम ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके बाद छोटे छोटे लफ्जों में हम लिखेंगे एक रिबेलियन आती है जिसको हम कहते हैं फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन, फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन, जिसको हम लिखते हैं, अगर हम लिखेंगे इन द ईयर 1762, कब तक, तो संथाल रिबेलियन, तो संथाल रेबेलियन जो हुई है 1850 में। इसके इस इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान नॉट लेस देन 100 रिबेलियंस हैव टेकन प्लेस इन इंडिया। इस पीरियड के दौरान 1760 से लेकर 1850 यानी फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन से लेकर संथाल रिबेलियन तक 100 से ज्यादा रिबेलियन हुई है। क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ रेप्रेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो उससे धीरे धीरे हमारा नेशनलिज्म बढ़ने लगा। यहां पर हमें थोड़ा छेड़ना है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। रिवोल्ट ऑफ 1857 को ग्रेट रिवोल्ट जिसको कहते हैं, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था ये रिवोल्ट, उसमें किस नजर से हम इसको नेशनलिज्म बनाने में किस नजर से देखा जाता है? हाउ डिड इट हेल्प इन प्रमोटिंग द इंडियन नेशनलिज्म, इन जनरेटिंग द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड एंड ग्रेटर कंसर्न एंड पेट्रियटिज्म? कैसे इसने किया? देखिए, कहा जाता है ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा जाता है इट वाज एन accumulated outburst of anger। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ये कहते हैं कि ये जो बगावत थी ये एक मजमूई गुस्से का इजहार था, मजमूई गुस्सा जो पहले ही जमा हुआ था। सिपाही मिटनी की वजह, जिसको सिपाही मिटनी भी कहते थे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल आपने पढ़ा होगा, उसमें ग्रीजेड कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल किया गया था। दैट वाज जस्ट ए टिप ऑफ आइसबर्ग। असल में बात ये थी, ये जो थी एक्यूमुलेटेड आउटबर्स्ट ऑफ एंगर ऑफ किन की एंगर, ऑफ डिस्पोजेस्ड प्रिंसेस, जिन प्रिंसेस वहां इंडिया में थे, बहुत सारे उनको अपने तख्त से हाथ धोना पड़ा। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पढ़ा है, डलहौजी ने जो लगाया है, या सब्सिडरी एलियंस है एक्स्ट्रा, और इसी तरह डिस्पोजेस्ड प्रिंसेस है। प्लस इसमें थी डिसग्रेंटेड सोल्जर्स, तो आएंगे ही, जो सोल्जर्स थे वो भी नाराज थे, ठीक है। डिसग्रेंटेड सोल्जर्स थे इसमें, जो उनसे काम ज्यादा लिया जाता था, तनख्वाह कम दी जाती थी, ओवरसीज उनको भेजा जाता था। और फिर जो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, इसके साथ और इनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट भी किया जाता था। प्लस और था एग्रीविड प्लीजेंट्री इसमें थी, जो कि हम अभी पढ़ रहे थे। एग्रीविड प्लीजेंट्री जो कि काश्तकार थे उनको देवर हैवीली टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स उन पर लगाया जाता था। और थी प्लस डिस्प्लेसड जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जिनसे जमीन छीनी गई और जमींदारों के हवाले की गई थी, वो भी नाराज थे। तो हम इससे क्या हुआ, द ब्रिटिश सक्सीडेड, ब्रिटिश सक्सीडेड इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। ब्रिटिश जो है वो कामयाब हुआ, ब्रिटिशर्स कामयाब हुए इस रिवोल्ट को कुचलने में। बट द रिवोल्ट सक्सीडेड इन जनरेटिंग ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। हम कहेंगे ये जो रिवोल्ट है, अगर ये कुचला भी गया, लेकिन रिवोल्ट ने एक छाप छोड़ दी, It was unimpressionable in the psyche of surviving population of the India। जो वहां के लोग जो थी, इसको भी कहा जाता है, हिस्टोरियन कहते हैं ये अनटोल्ड हॉलोकास्ट है। वो कहते हैं इसमें भी 10 मिलियन लोग से ज्यादा मारे गए, इसमें भी रिवोल्ट सप्रेस करने में, ठीक है। तो जैसे हम सुनते हैं ग्रेट फ्रीडम फाइटर जो हमारे रहे हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, नाना साहिब की बात करेंगे, तांता तोप की
तांतिया तोप की बात करेंगे, एंड many other martyrs who got martyred for the benefit of ours in getting freedom, in seeking freedom from the British yoke, जो चाहते थे कि हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो रिवोल्ट था, अगर ये सप्रेस भी हुआ लेकिन ये कामयाब हुआ, रिवोल्ट सक्सीडेड, हम लिखेंगे रिवोल्ट सक्सीडेड, ये कामयाब हुआ इन जनरेटिंग, किस बात में जूम इन generating a powerful nationalist sentiment। एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट छोड़ के गया है ये ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। एक कौमियत पैदा हो गई, क्योंकि जो लोग मार्टियर हुए, जो लोग इसमें इस रिवोल्ट में हमारे फोर फादर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है, जो अपना जान से जो हाथ धो बैठे हम मुल्क के लिए, तो उनको लीजेंड्स बनाया गया, उनकी दास्तान बनाएगी, many stories of heroism were spread around their names, जो कि सच भी है। तो उनके किस्से लोग अपने पोतों को सुनाए गए। तो एक नेशनलिस्ट, हम कहेंगे सक्सेसिव पावरफुल नेशनलिस्ट पावरफुल सेंटिमेंट ये छोड़ गया। और हम पढ़ भी रहे हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कैसे इंडिया एज एक कौम उभर के आ गई। ऐसे ही नहीं आई, इट डिड नॉट कम ओवरनाइट एंड हैंड्स डाउन, ये आसानी से नहीं आई, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है हमारे फोर फादर्स को। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। डस्टर सॉरी। तो यहां पर रिवोल्ट ऑफ 1857 की हम बात करेंगे। जब ये खत्म हुआ तो इसी से सिलसिला खत्म नहीं हुआ, हम पढ़ रहे हैं 1859 में, 1859 टू 1860 से। और एक रिबेलियन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ की गई, पीजेंट्स ने जो उनको कह रहे थे कि ना आप इंडिगो लगाओ, आप इंडिगो लगाओ, और इंडिगो, तो उस रिप्रेसिव मेजर के खिलाफ तब और एक रिवोल्ट हुआ है 1859 और 60 तक, जिससे भी हमारी जो नेशनलिज्म है वो धीरे धीरे स्ट्रांग पड़ते गया। तो बात हम कहेंगे एक इंटेंस सी मूवमेंट हुई है ड्यूरिंग द ईयर, हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द ईयर 1870 से 1880 तक कुछ चीजें हुई है। जो नेशनलिस्ट है, इट बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड, इट बिगेन टू टेक सम फॉर्म। जो नेशनलिज्म है अब उसमें कुछ शक्ल आने लगी, इससे ज्यादा इसकी नुमाइंदगी होने लगी। किस सूरत में? इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिक्स, in the shape of some political associations, कुछ बन गई इस दौरान में political associations। मिसाल के तौर पर मैं कुछ नाम लिखना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर यहां पर लिखूंगा, जैसे द इंडियन एसोसिएशन बनी, पूर्ण सार्वजनिक सभा बनी। पूर्ण के मानी है ऑल, सार्वजनिक के मानी है सॉवरेन है। पूर्ण सार्वजनिक सभा बनी। इसी तरह बनी द मद्रास महाजन सभा, बनी मद्रास महाजन सभा बनी। और इसी तरह और एक जो बनी वो थी द इंडियन एसोसिएशन, तो सॉरी वो तो मैंने लिखी। और इसके पास द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी। और फिर लास्ट में बनी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि ये जो एसोसिएशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे इंडियन एसोसिएशन हो, चाहे पूर्ण सार्वजनिक सभा हो, चाहे मद्रास महाजन सभा हो, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो, इसको छोड़कर, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर, ये रीजन स्पेसिफिक थी। कोई मद्रास में थी, कोई कलकत्ता में थी, कोई गुजरात में थी। लेकिन जो उन्होंने
एक आवाज उठाई है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो उन्होंने जो गोल्स तय किए थे वो गोल्स कबूल थे तमाम इंडिया के लोगों को। हाँ, हमें इन चीजों से छुटकारा चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स से छुटकारा चाहिए। तो धीरे धीरे ये चीजें बनी और ये भी इन्होंने भी मदद किया। दे आल्सो हेल्प्ड in cementing and strengthening the bond of जो कहेंगे belongingness and helped in generating the nationalism को इन्होंने भी एक बड़ा रोल रहा है इनमें। लेकिन इसी दौरान ड्यूरिंग द पीरियड 1870 और 1880 कुछ रिप्रेसिव लॉज, इनको कुचलने के लिए कुछ रिप्रेसिव लॉज ब्रिटिशर्स ने पास किए हैं, कुछ रिप्रेसिव लॉज जिनका जिक्र हमें यहाँ पर जरूर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे द आर्म्स एक्ट 1878, द आर्म्स एक्ट 1878 और इसी में द वर्निकुलर प्रेस एक्ट, द वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो इसी में और द एल्बर्ट बिल क्या थी ये चीजें? द आर्म्स एक्ट 1878, ये अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, एक एक्ट बनाया, उसके तहत किसी भी हिंदुस्तानी को इजाजत नहीं था कोई हथियार रखने का, चाहे वो हथियार लाइसेंस हो, चाहे वो हथियार अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हो। तो सभी को ये हथियार बैन किए गए। अंग्रेजों को डर था कहीं ये बगावत पर न उतर आए, तो आर्म्स एक्ट ने तमाम बैन किए, किसी के पास हथियार नहीं होना चाहिए था। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट देखिए कितना जालिमाना एक मेजर ब्रिटिशर्स का रहा है। जितने भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज पेपर्स थे, चाहे मराठी था, चाहे केसरी था, जो लोगों जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे कि कैसे अंग्रेज हमारे मुल्क को लूट रहे हैं, कैसे अंग्रेज हमारे लोगों पर जुल्म कर रहे थे, तो तमाम इसको बैन किया गया। इन जो भी लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज पेपर्स थे ये बनाए गए थे ताकि लोगों को एक इनका सेंटिमेंट कंसोलिडेट किया जाए, इनको एक अच्छे से इनको एक सही रास्ता दिखाया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने इनको बैन किया गया और यहाँ तक इन्होंने स्टेप लिया कि अगर जो कोई भी पेपर इनमें से कोई कुछ चीज पब्लिश करेगा तो इसको सिर्फ प्रेस को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि तमाम एसेट्स जो है उसको जब्त किया जाएगा, कन्फिस्केट किया जाएगा। अब देखिए एल्बर्ट बिल जो कि 1883 में बनी थी, उसमें बताया गया था इंडियन जज जो अगर कहीं पर इंडियन बॉर्न जज होगा तो वो अगर कोई व्हाइट ऑफिशियल कहीं पर कोई गलती करता है तो वो उसका केस ले सकता है, उसको पनिशमेंट अवार्ड कर सकता है, उसको सजा दे सकता है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है, व्हाइट ऑफिशियल्स जो है, वो जबरदस्त नाराज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हमें हिंदुस्तानी जज सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि वो अपने आप को ऊपर समझते थे, वो रेशियल एरोगेंट थे, वो समझते थे कि हम सुपीरियर है, बिकॉज अपने रेस को वो सुपीरियर समझते थे, हम इंडियंस के फोर फादर्स से। तो ये भी एक रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट किया गया था पास। तो इसी की वजह से इससे क्राइसिस डीपन हो गई। फिर तमाम लोगों को अंदर से एक चाहत थी कि एक इंडियन नेशनल मूवमेंट बने। ये तो रीजन स्पेसिफिक थी जो हमने अभी बात की, पूर्ण सार्वजनिक सभा या मद्रास एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन, तो ये तो रीजन स्पेसिफिक थी। लेकिन लोगों को इंतजार था ऑल इंडिया नेशनल मूवमेंट, और वो फिर उभर कर आई। हम देखेंगे वो कब उभर कर आई। देखिए वो कब उभर कर आई, बिला आखिर इन 1885 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन 1885 इंडियन, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया, वाज फॉर्मड। तो ऑल इंडिया leaders from the various parts of India participated in the first session जो हमारा हुआ, वो हम कहेंगे। और मैं यहाँ पर लिखूंगा एलन, बताया जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बताया जाता है जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर रहे हैं, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर बताया गया है। इसने बड़ी चहल की है, ब्रिटिश ऑफिसर रहे हैं, उसने मदद की है वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया से लीडर्स को बुलाकर उनने एकजुट किया है ताकि वो एक कौमी मूवमेंट बनाए। तो जो पहला जो सेशन हुआ था, मैं कहूंगा इन
on 28th of December 1885, the first session of INC, Indian National Congress, was held. It was held in Bombay, if I am correct. ठीक है, तो जो ये इम्पोर्टेंट है 28 एंड इट लास्टेड टिल कब तक रहा ये फर्स्ट सेशन 31st of December तक ये रहा. बहुत सारे लीडर्स ने इसमें हिस्सा लिया, जिसका सराहना इस एलान उक्तविन होम को बताया जा रहा है. जैसे दादाबाई नेरोजी है, दादाबाई नेरोजी इसमें एक है. दादाबाई नेरोजी जो कि लंदन में रहते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स पार्लियामेंट में यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो मेंबर भी रहे हैं. उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी भी उन्होंने दी है. तो दादाबाई नेरोजी उसमें थे. फिरोज शाह मेहता उसमें थे. पहले सेशन में फिरोज शाह मेहता थे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे. सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे. 72 डेलीगेट्स आए थे. 72 डेलीगेट, सॉरी टू मेंशन, आई फॉरगेट. 72 डेलीगेट्स ने उसमें हिस्सा लिया था, जिसमें कुछ मारूफ मशहूर लोग दादाबाई नेरोज थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और WC बनर्जी थे, जिनको फिर पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था उसमें. और कुछ सुब्रमण्यम अय्यर थे. तो ये कुछ लोग रहे हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था. तो WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी जिनको कहते हैं, वोमेश चंद्र बनर्जी जिनको कहते हैं, वो इसके पहले प्रेसिडेंट बने हैं. वोमेश चंद्र जी became the फर्स्ट प्रेसिडेंट ये बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बने हैं वोमेश चंद्र बनर्जी. तो इसने कौन सा काम किया, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए उसने कौन सा काम किया. इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया है. मिसाल के तौर पर जैसे आपके टेक्स्ट में बताया गया, उसने किया है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाइए. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को आप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाइए. उनमें इंडियंस भी काफी तादाद होने चाहिए, और उन प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल रखिए जिनमें अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. और ये तो कुछ डिमांड्स उन्होंने की है. उन्होंने कहा है कि जो अब हमारे फार्मर्स ओवर टैक्सड है उनका टैक्स कम कीजिए. ये बात भी उन्होंने, ये डिमांड भी उन्होंने अपने दौर में 20 साल में की है. और उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिवेलपर्स के साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए, ट्राइबल्स के साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए. और उन्होंने कहा है कि आप वो जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो कम कीजिए. उन्होंने कहा है, उन्होंने डिमांड रखी है गवर्नमेंट से कि आप जो इरिगेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ड्राफ्ट्स होते हैं या इस तमाम लैंड जो है वो पीजेंट्स की इरिगेट नहीं हो रही है. तो बहुत सारी उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जैसे कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट आप लीजिए 1878 को आप रिवोक कीजिए, उसको वापस लीजिए. बहुत सारी डिमांड्स उन्होंने की है. लेकिन सबसे बढ़िया काम उन्होंने क्या किया है, देखो सबसे बढ़िया काम जो उन्होंने किया है जैसे कि WC बनर्जी ने पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट से एड्रेस में किया है. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इट प्रोवाइडेड कॉमन प्लेटफॉर्म. एक कॉमन प्लेटफॉर्म इसने तमाम इंडिया के लोगों को दिया, कॉमन प्लेटफॉर्म, ताकि जहां पर वो अपनी बात रख सके, अपने ग्रीवियंस को वॉइस कर सके, इजहार कर सके. ठीक है, ये हो गई एक बात. और उन्होंने क्या किया, एक कॉमन प्लेस थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ताकि जो भी लोग है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई बंगाल में है, कोई मद्रास में है, ताकि इन लोगों को हम कंसोलिडेट कर सके. कॉमन प्लेस टू कंसोलिडेट द एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स. जो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स थे, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को उन्होंने एक रस्सी से बांधकर ऐसे मिसाल के तौर पर और एक आवाज बन के एक जगह इसका इजहार किया गया. कॉमन प्लेस टू कंसोलिडेट एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स एंड प्रमोट
एंड प्रमोट, और जो बड़ा रीजन इसका था, एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी, ये इसका बड़ा काम है जो इसने किया है। प्रमोट नेशनल यूनिटी, कौमी मुतहरिक होना, नेशनल यूनिटी को बढ़ाना, कौमी इत्तेफाक को इन्होंने बनाया है। तो असल में ब्यूटिफुली जो आनंदा चरलू इसके एक प्रेसिडेंट बने थे, वो बड़े ब्यूटीफुल कह रहे हैं, ब्यूटीफुली उन्होंने कहा है इन 1860 में जब वो प्रेसिडेंट बने, पी आनंदा चरलू ने कहा है, आनंदा चरलू कहते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहते हैं कि इसने सबसे इसका असल मकसद क्या है, उसने बताया है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो है माइटी नेशनलाइजर उसको कहा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इसका काम था लोगों को जागरूक करना, लोगों के सेंटिमेंट्स को जमा करना, लोगों के सेंटिमेंट्स को एक मूवमेंट देना, एक चैनल देना, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस चैनल, इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को मुतहरिक करना, ताकि ये एक मुहिम की सूरत में चले। हालांकि जो ब्रिटिशर्स जो आईएनसी थे, जो 20 साल तक जो मॉडरेट थी, इट बिलीव इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन, गिविंग स्पीचेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो उस पर भरोसा करते थे। फिर हम आगे पढ़ेंगे कैसे उसमें स्प्लिट हुआ मॉडरेट्स इनटू एक्सट्रीमिस्ट्स। तो आई वुड लाइक टू रैप अप दिस वीडियो लेसन, और मैं इस वीडियो लेसन को रैप करने जा रहा हूं। जो मैंने आपको पढ़ाया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे बताइए। देयर कुड हैव बीन डिफिशिएंसीज ऑन माय पार्ट एंड माय वीडियो लेसन इज नॉट इम्यून टू द क्रिटिसिज्म। कोई भी अगर जो इसमें शॉर्टकमिंग रही हो आप मुझे बताइएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो लेसन बच्चों के लिए बनाऊं और उस ताकि वो इसको LMS पर रख सके, तो यू काइंडली ब्रिंग दैट, ताकि सो आई विल मेक अप विद दोज डिफिशिएंसीज, मैं इन डिफिशिएंसीज को दूर कर सकूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई कंसाइन यू ऑल माय व्यूअर्स टू द loving care of Almighty Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.